What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कॉस्ट आपने पढ़ा। बिल्कुल भी चिंता मत करना, कुछ हमारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो अभी आपके पास इन वीडियोस में नहीं आए। सिर्फ प्रोडक्शन में, कॉस्ट तो पूरा है, प्रोडक्शन में रिटर्न्स टू स्केल एक टॉपिक है, वो मैं आपको अलग से कराऊंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। उसके बाद आज आप मेनली रेवेन्यू, सप्लाई और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कवर करो, ठीक है। आपका यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेवेन्यू, हम कवर करेंगे सप्लाई, हम कवर करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड यूनिट 3 इज ओवर। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और रेवेन्यू, सप्लाई, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को कंप्लीट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत होती है रेवेन्यू के मतलब के साथ। तो रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि टोटल कितना अमाउंट फर्म रिसीव कर रही है बाय सेलिंग अ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इसका मतलब अगर मैं शर्ट्स बनाता हूं तो मैंने उसकी प्रोडक्शन चैप्टर में प्रोडक्शन कर लिया, कॉस्ट में मैंने उसकी लागत देख ली कि कितनी मेरी फिक्स कॉस्ट आई, कितनी वेरिएबल कॉस्ट आई। अब मैं बेच रहा हूं, लेट सपोज एक शर्ट 500 रुपए की बेचना चाहता हूं, तो प्राइस इज 500, 10 शर्ट बिकी तो 500 इंटू 10, 5000 मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू या रेवेन्यू कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी करके, एज सिंपल एज दैट। कोई आम आदमी भी इस तरीके से हिसाब लगाता है। तो रेवेन्यू क्या है? जो आप सामान बेचते हो उससे कितना पैसा जनरेट कर रहे हो, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। आ जाओ देखे जरा फटाफट से। The amount of money that a producer receives in exchange for a sale is known as revenue। ठीक है, चलो सर, बाकी तो बेसिक है, रेवेन्यू का मतलब समझ गए। फिर से अब 3 प्रकार के रेवेन्यूज होंगे बच्चों। यूटिलिटी से शुरू हुआ था, TU, AU, MU। प्रोडक्शन पे आया TP, AP, MP। कॉस्ट पे आया TC, AC, MC। अब रेवेन्यू पे आ गया TR, AR, MR। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा कि टोटल मुझे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। जैसे मैंने बोला 5000 कैसे कलेक्ट हुआ? 10 शर्ट बेच के। तो 10 शर्ट से 5000 रुपए मिले, दैट इज TR। AR क्या है? पर यूनिट कितना। अगर 10 शर्ट के 5000 तो एक के कितने? 500। सीधी सीधी सी बात है। मार्जिनल क्या है? एडिशनल कितना रेवेन्यू बनेगा बच्चों? 10 शर्ट बिकी 500 की, 11 बिकी 10 शर्ट बिकी 5000 की, 11 बिकी 5500 की, तो एडिशनल कितना कमाया? 500 एडिशनल कमाए, दैट इज MR। तो यही हो जाता है बेटा। टोटल इज की टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, एवरेज इज की पर यूनिट कितना अमाउंट रिसीव हुआ, मार्जिनल इज की एडिशनल कितना बना अगर एक यूनिट और सेल होती है। आओ देखते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट from the sale of a given quantity of a commodity. It is a total income of the firm। और कैसे निकलता है टोटल रेवेन्यू? प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, P मल्टीप्लाइड बाय Q, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है सर। AR क्या होता है? AR आपको पता ही है, इट रेफर्स टू द रेवेन्यू पर यूनिट, यानी एक यूनिट का कितना रेवेन्यू, उसको AR बोल देते हैं। ये कैसे निकलेगा? TR अपॉन Q। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जैसे यहां लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू 1600 है, 160 रुपए की एक कुर्सी आ जाएगी, तो 1600 अपॉन 10, 10 कुर्सी बेची हमने, तो 1600 अपॉन 10, 160। ये हमारा AR आ गया। अब लिखा हुआ है बच्चों AR और प्राइस इज द सेम। सर AR और प्राइस इज द सेम, ये कैसे हो सकता है? आ जाओ जरा आपको ये भी दिखा दूं। बहुत सिंपल सा छोटा सा मैथ्स है। देखो, TR हमने क्या बोला? प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। और AR क्या बोला? एवरेज रेवेन्यू क्या बोला? TR अपॉन Q। तो TR की वैल्यू तो P अपॉन Q होती है। तो अगर मैं TR की जगह पे P इंटू Q रख दूंगा तो Q से Q कट गया, AR किसके बराबर आ गया? P के। तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात होती है, ये यहां पे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, वी नो दैट AR इज इक्वल टू पर यूनिट सेल्स रिसिप्ट एंड प्राइस इज ऑलवेज पर यूनिट। सिंस सेलर रिसीव रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस, प्राइस एंड AR आर वन एंड द सेम। प्राइस और AR एक ही बात है। इसको अगर जस्टिफाई करना हो तो पहले लिखो TR क्या होता है? P इंटू Q। फिर लिखो AR क्या होता है? TR अपॉन Q। वैल्यू पुट करो, AR इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, तो AR बराबर प्राइस आ गया इसी तरीके से। ठीक है, परफेक्ट सर। इसके बाद क्या है? AR एंड डिमांड कर्व आर द सेम। ये भी आपको पता होना चाहिए।
एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व भी एक ही चीज है। सर कैसे? देखो डिमांड क्या दिखाता था, डिमांड दिखाता था कि एक इंसान कितनी कितनी डिमांड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस, वही बात होती थी। और AR भी क्या दिखाता है, पर यूनिट प्राइस। तो दोनों है तो सेम ही चीज, इसीलिए क्या बोला जाता है कि AR और डिमांड कर्व भी एक ही है। ये भी सिर्फ रीडिंग के लिए एक पॉइंट है बस। अब बायर्स डिमांड कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड बाय बायर एट वेरियस प्राइसेस। हाँ या ना? डिमांड कर्व भी तो अलग अलग कितना डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइसेस पे। इन अदर वर्ड्स इट शोज द वेरियस लेवल ऑफ रेवेन्यू एट विच डिफरेंट क्वांटिटीज आर सोल्ड। इसका मतलब ये भी दिखाता है कि कितना कितना पर यूनिट रेवेन्यू जनरेट होगा या पर यूनिट प्राइस जिस पे अलग अलग क्वांटिटीज बेची गई हैं। देयरफॉर इकोनॉमिक्स में ये हम कह सकते हैं कि AR कर्व और डिमांड कर्व एक ही होता है। AR कर्व और डिमांड कर्व सेम ही रहता है। चलो सर, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा बच्चों? मार्जिनल रेवेन्यू जितना भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा, इट इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। कि भैया 10 कुर्सी 1600 की है, 11 कुर्सी 1700 रुपए की है, तो एडिशनल कितना कमाया? 100 रुपए, वो MR है। सिंपल सी बात है। MRN इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, यानी वही नीचे वाले में से ऊपर वाला यूनिट माइनस कर दो, मार्जिनल आ जाएगा। अब बच्चों एक टेबल है, यही टेबल आप लोग अपने पास याद रख लेना, ठीक है, और यही पूरे चैप्टर में चल जाएगी। देखो सबसे पहले यहाँ पे प्राइस ले लिया 10 9 8 7 6 5 4, यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखो जितनी ये एक मार्केट का कॉमन सिनेरियो है। आप बाजार में जाओ, अगर ज्यादा क्वांटिटी खरीदोगे तो सस्ती मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो मार्केट में एक कॉमन सिनेरियो चलता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है प्राइस कम होता चला जाता है। ये कॉमन सा सिनेरियो है। मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा तो TR आ जाएगा। TR इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज कैसे निकलेगा? TR अपॉन Q। TR को Q से डिवाइड करते रहो, AR आ जाएगा, ठीक है। और MR कैसे निकलेगा? नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हो। 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2। तो TR में नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ तो MR आ जाता है बच्चों, ठीक है। इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। ओके डन सर। तो रेवेन्यू में 3 कॉन्सेप्ट हो गए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एंड यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपने पहले भी ये चीजें पढ़ी हैं। सेम चलता है पूरी माइक्रो में, ठीक है। चल अब आ रहा है बच्चों रिलेशनशिप्स बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स। ये एक ही सवाल है जो चैप्टर में आपको यहां से पूछा जा सकता है। रेवेन्यू में रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेशनशिप्स है ना बेटा, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पहले, क्योंकि मार्केट में 2 तरीके की सिचुएशंस होती हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, ये मैं तुम्हें मार्केट में पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर मार्केट ही होगा। परफेक्ट कंपटीशन किसको बोलते हैं बच्चों? व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे आप 1 यूनिट खरीदो, चाहे आप 2 यूनिट खरीदो, चाहे आप 1000 यूनिट खरीदो, जो पर यूनिट प्राइस है वो सेम रहेगा। यानी मैंने बोला शर्ट 500 की है तो 500 की होगी, चाहे आप 1 लो, चाहे आप 500 लो, चाहे आप 2000 लो, चाहे आप 10,000 लो, शर्ट 500 की ही एक पड़ेगी। मैं प्राइस कम नहीं करूं, यानी प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है बच्चों? व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है। दिस इज नॉर्मली सीन एवरीवेयर। ये नॉर्मली मार्केट में दिखता है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, यानी कि जितना ज्यादा सामान खरीदोगे उतना सस्ता पड़ेगा। ये जनरली हमें मार्केट में दिखता है, ठीक है। तो एक बार प्राइस कांस्टेंट है, एक बार प्राइस फॉल होगा विद राइज इन आउटपुट। रिलेशनशिप किसकी दिखानी है? एक तो ARMR, एक TRMR, एक ARMR, एक TRMR। ये हमें रिलेशनशिप्स दोनों में दिखानी है और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आ जाओ। ये चीज यहां पे लिखी हुई है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है। इसमें फर्म सेम प्राइस एक्सेप्ट करती है जो इंडस्ट्री में एक बार सेट हो गया, यानी सेम रहता है। और ये इम्परफेक्ट में चलता है, यहां पे प्राइस गिरता रहता है, ठीक है। चलो जी, सबसे पहले आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन ARMR व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। सर अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो AR और MR में क्या रिलेशनशिप होगी? बहुत ही सिंपल है, देखो
यूनिट्स ले ली हमने 1 2 3 4 5, ठीक है। प्राइस को कांस्टेंट रखा 5 5 5 5 5। आपको पता है प्राइस ही एआर होता है, अभी पीछे पढ़ के आए प्राइस और एआर एक ही बात है, तो इसी को मैंने एआर भी मान लिया। मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों तो टीआर आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दूंगा तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। आ गया टीआर, राइट। अब अगर मुझे एमआर निकालना है तो कैसे निकलेगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते चलो। देखो अब जब मैं नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहा हूं बच्चों जी, तो मैं देख रहा हूं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 5 5 5 5 5 ही आ रहा है। इसका मतलब मैं एडिशनल जो भी कमा रहा हूं, एक और एडिशनल यूनिट बेच रहा हूं, तो हर बार सेम ही कमा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, सेम इसीलिए कमा रहा हूं बच्चों क्योंकि मैंने साफ बोल दिया था कि भैया एक यूनिट खरीदो, चाहे 2 खरीदो, चाहे 10 खरीदो, मैं प्राइस में चेंज नहीं करूंगा। इसीलिए हर एडिशनल यूनिट में कमाने वाला अमाउंट वही है जो उसका प्राइस है। तो एआर और एमआर जो है हर यूनिट पे बेटा जी सेम आ रहे हैं। तो जब सेम हो, एआर एमआर का रिलेशनशिप दिखाना हो, तो मैं अगर इसको प्लॉट करूंगा तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। भाई 1 पे भी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5 बन जाएगा ना। तो जब प्राइस कांस्टेंट है तो उस सिनेरियो में बेटा जी यही प्राइस होता है, यही एआर होता है, यही एमआर होता है। लो जी, ऐसा कर्व बन जाता है व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, एआर और एमआर का। ठीक है, देखो रिलेशनशिप में हम क्या लिख देंगे, रिलेशनशिप में लिखेंगे ये, व्हेन प्राइस रिमेन्स सेम एट ऑल द लेवल ऑफ आउटपुट, नो फर्म इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। कोई भी फर्म प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकती, प्राइस सेम रहता है। अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, ज्यादा भी बेचना हो तब भी प्राइस सेम ही रहेगा, चाहे 1 यूनिट बेचो, 2 बेचो, 3 बेचो, 4 बेचो, 5 बेचो, प्राइस कम नहीं होगा, प्राइस सेम रहेगा। इट मीन्स द रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी जो एमआर है, will always be equal to AR, वो हमेशा AR के बराबर होगा। एज अ रिजल्ट दोनों ही कर्व्स एक दूसरे के ऊपर आएंगे, यानी कोइंसाइड करेंगे इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये रिलेशनशिप में आप 4 पॉइंट्स बना देना। ऑलराइट, पूरे नंबर मिल जाएंगे, सिंपल। ओके, AR MR समझ गए। आओ अब TR MR देख लेते हैं बेटा जी। TR MR में क्या है, फिर से वही टेबल देखो, फिर से वही टेबल ले ली बच्चों जी। 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5, राइट। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते जाओ, एमआर एडिशनल रेवेन्यू आता चला जाएगा। पहले रिलेशनशिप इन दोनों की दिखाई थी, एआर एमआर, अब दिखानी है इन दोनों की, टीआर एमआर। तो बहुत सिंपल है, देखो एमआर तो वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने वाला है, क्योंकि वो 5 5 5 5 5 ही है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आने वाला है। लेकिन टोटल रेवेन्यू, 1 यूनिट बेचा तो 5 रुपए, 2 बेचा तो 10, 3 बेचा तो 15, 4 बेचा तो 20, 5 बेचा तो 25। यानी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं वैसे वैसे टीआर भी बढ़ रहा है। डायरेक्ट रिलेशनशिप। और बच्चों जब भी हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है तो कर्व ऊपर की तरफ जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप में कर्व नीचे की तरफ गिरता है, जैसा आपने डिमांड में पढ़ा था। डिमांड में पढ़ा था ना, इनवर्स रिलेशनशिप कर्व नीचे की तरफ गिरा था। लेकिन यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यूनिट भी बढ़ रही है तो टीआर भी बढ़ रहा है। भाई सीधी सी बात है, ज्यादा माल बेचूंगा तो टोटल रेवेन्यू तो ज्यादा ही होगा ना। अगर एक शर्ट 500 की है, 10 बेचूंगा तो 5000, 20 बेचूंगा तो 10,000, 30 बेचूंगा तो 15,000। तो जितना ज्यादा यूनिट बेचूंगा उतना ज्यादा टोटल रेवेन्यू तो होगा ही ना। तो यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रही है। इसको प्लॉट करें तो बच्चों ऐसा बन जाता है, देखो प्लॉट करा तो ऐसा बन जाएगा, प्राइस एआर एमआर ये तो सेम रहने वाला है, ये तो सेम है प्राइस एआर एमआर। और ये ऊपर की तरफ जितना ज्यादा आउटपुट बेचता चला जाऊंगा उतना ये ऊपर की तरफ प्लॉट होता चला जाएगा। 1 पे 5, 2 पे 10, 3 पे 15, 4 पे 20, 5 पे 25, ऐसे प्लॉट करते चले जाओ। ठीक है, आओ इनका रिलेशनशिप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे क्या लिखा है, आ जाओ, देखो लिखा हुआ है फिर से वही चीज, when price remains constant a firm can sell any quantity of output at the price fixed by the market। ये तो आपको सबसे पहले दोनों में लिखना है, ठीक है।
एज अ रिजल्ट एम आर कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पीछे भी आया था अब भी आया। सिंस एम आर रिमेन्स कांस्टेंट, बोल रहा है क्योंकि एम आर कांस्टेंट है तो टी आर भी कांस्टेंट रेट पे ही बढ़ेगा, टी आर भी उसी कांस्टेंट 5-5 के डिफरेंस से ही बढ़ेगा टोटल रेवेन्यू भी, राइट। और टी आर कर्व कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। और टी आर जीरो होता है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे, अगर कुछ बिक ही नहीं रहा तो रेवेन्यू कहां से होगा, जीरो ही रहेगा। ये बच्चों रिलेशनशिप आ जाती है हमारे पास टी आर की और एम आर की। तो अगर आपको रिलेशनशिप लिखनी हो बेटा जी तो यहां पे ए आर एम आर की रिलेशनशिप में क्या बोलोगे, ये आउटपुट है, ये ए आर एम आर, तो ये तो दोनों ही, यही प्राइस है, यही ए आर है, यही एम आर है। और जब टी आर एम आर की रिलेशनशिप लिखनी हो तो ये एम आर है और टोटल रेवेन्यू ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। लो सर, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ये चलता है। अब चलते हैं उधर इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जब प्राइस फॉल होगा। प्राइस फॉल होने का मतलब ए आर भी गिरेगा। अब तुम बताओ मुझे, तुम दिमाग लगाओ, प्राइस कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है ना, इसका मतलब कर्व नीचे की तरफ आएगा। अब अगर प्राइस कम कर रहे हो तो एडिशनल रेवेन्यू भी तो कम कमाओगे ना हर एडिशनल यूनिट पे। आ जाओ उस पे चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, स्क्रीनशॉट हो गया है, आ जाओ अब आपको वो दिखाता हूँ। ये आ गया, देखो रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, यानी प्राइस इस बार गिरेगा। आओ सर टेबल देखते हैं पहले तो। देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखो, यूनिट अगर मुझे ज्यादा बेचनी है तो मैं प्राइस कम करता जा रहा हूं। इस बार मैंने बोला भैया एक यूनिट का प्राइस रहेगा 5 रुपए, 2 का 4 रुपए के हिसाब से, 3 का 3 रुपए के हिसाब से, 4 का 2 पॉइंट के हिसाब से, 5 का 1 के हिसाब से। ये है, मल्टीप्लाई करते चलो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल कैसे निकलता है, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस। फर्स्ट पे बच्चों सेम होते हैं, फर्स्ट पे टी आर ए आर एम आर सब सेम रहता है। अब देखो 8 - 5 3, 9 - 8 1, 9 - 9 0, 5 - 9 -4। अब हमें रिलेशनशिप दिखानी है सबसे पहले ए आर की और एम आर की। अगर आप इनको ध्यान से देखो बच्चों तो प्राइस तो गिर रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो प्राइस गिर रहा है, यानी कि यूनिट्स बढ़ रही हैं और प्राइस गिर रहा है। इनवर्स रिलेशनशिप दिख रही है। कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होती है तो कर्व नीचे की तरफ आता है, डायरेक्ट में ऊपर की तरफ, इनवर्स में नीचे की तरफ। सिमिलरली क्योंकि आप प्राइस कम करते जा रहे हो तो एडिशनल भी आप कम कमाते जाओगे, है ना। तो अगर हम इसको प्लॉट करने के लिए जाएं बेटा तो कर्व कुछ इस तरीके से बन जाता है, यूनिट्स और ए आर एम आर। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइस क्योंकि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, प्राइस तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, या तो तुम फ्री में दो तो जीरो, नेगेटिव कभी नहीं होता। तो ए आर नीचे गिरेगा लेकिन यहां पे आके रुक जाएगा, बट एम आर नीचे गिरेगा, जीरो भी होगा नेगेटिव भी होगा। एम आर ध्यान रखना नेगेटिव भी होगा। ये देखो जब आप इतना कम कर दो प्राइस की पहले से भी कम कमाओ तो नेगेटिव हो जाता है। देखो ये नेगेटिव हुआ ना एम आर, तो ध्यान रखना है ए आर तो बस नीचे की तरफ जाएगा, गिरेगा, लेकिन एम आर की अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ नीचे ही नहीं, नीचे भी आएगा, जीरो भी होगा, नेगेटिव भी होगा। आओ देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ, चेक करते हैं। देखो जी, when firms can increase their volume of sales only by decreasing the price, अगर फर्म्स को यह है कि सेल बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन तो AR falls with increase in sales, प्राइस गिरता है सेल्स बढ़ाने के लिए। इट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट, यानी कि MR कम होता चला जाएगा भाई, जब प्राइस गिरेगा तो MR भी कम होता चला जाएगा। अगर कोई चीज सस्ती हो रही है तो आप एडिशनली हर यूनिट पे कम कमाओगे ना, राइट। एज अ रिजल्ट बोथ AR एंड MR डाउनवर्ड स्लोप्स, दोनों ही नीचे की तरफ आ जाते हैं। और इसको हम टेबल से समझ सकते हैं, इतना हम सीधा सीधा लिख देंगे कि AR और MR दोनों ही नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, इट मस्ट बी नोटेड दैट MR कैन फॉल टू जीरो एंड कैन इवन बिकम नेगेटिव, लेकिन AR कभी भी जीरो नहीं होगा और ना ही नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। AR MR समझ गए। अब इसी में अगर आपको TR MR की रिलेशनशिप देखनी हो,
इसी में अगर आपको TR-MR की रिलेशनशिप देखनी हो तो टोटल रेवेन्यू कैसा है बच्चों, पहले 5 फिर 8 फिर हाईएस्ट हुआ और फिर गिरने लग गया, राइट। तो TR-MR का रिलेशनशिप वैसा ही होता है जैसा TU-MU का होता था। पुरानी यादें ताजा करो। देखो पहले तो AR-MR दिखा दूं आपको मैं। AR-MR में ध्यान रखना, AR तो नीचे की तरफ आएगा और MR नेगेटिव चला जाएगा, तो ये AR और MR। TR-MR का रिलेशनशिप कैसा है, अब MR तो आपने देख ही लिया, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। TR जो है बच्चों जी, पहले बढ़ेगा फिर हाईएस्ट होगा और फिर गिरेगा, बढ़ेगा हाईएस्ट होगा और फिर गिरेगा, ये TR हो गया। बस ध्यान रखना जहां पे TR हाईएस्ट होता है वहां पे MR 0 होता है, जहां पे TR हाईएस्ट होता है वहां पे MR 0 होता है। आओ इसको पढ़ते हैं आप। टन 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 टन। लो सर, क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। लिखा हुआ है व्हेन मोर ऑफ आउटपुट कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस। अगर बच्चों ज्यादा बेचने के लिए प्राइस ही गिराना पड़ेगा तो रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट यानी MR गिरेगा। अभी पिछले वाले रिलेशनशिप में भी पढ़ा कि अगर प्राइस गिराएंगे तो एडिशनल रेवेन्यू गिरेगा यार, जब चीजें सस्ती कर रहे हो तो कमाई कैसे बढ़ेगी, कमी होगी। MR इज द एडिशन टू TR व्हेन वन और मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड। सो TR बढ़ेगा जब तक MR पॉजिटिव है, जब तक MR पॉजिटिव है TR बढ़ेगा। MR 0 होगा TR अपने मैक्सिमम पे जाएगा, MR नेगेटिव हो जाएगा TR गिरने लगेगा। लिखा हुआ है TR will increase when MR is positive, TR will fall when MR is negative, TR will be maximum when MR is 0। मेन रिलेशनशिप तो यही है। देखो ये टेबल हो गया 1 2 3 4, ये वही प्राइस कम कर दिया, TR MR वही चल रहा है। जब तक MR पॉजिटिव है TR बढ़ रहा है, जब ये 0 हुआ ये अपने हाईएस्ट पे चला गया, ये नेगेटिव हुआ तो ये गिरने लगा। ये आपको रिलेशनशिप में लिख देना है। एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव TR इंक्रीजेस, जब MR 0 होता है TR अपने मैक्सिमम पे होता है, जब MR नेगेटिव हो जाता है तो TR स्टार्ट्स फॉलिंग। क्या ही बातें हैं, अमेजिंग अमेजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने बोला था ना बहुत ही सरल, बहुत साधारण, बहुत आसान सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर मैं आपको क्रक्स दिखा दूं एक बार। ये 4 कर्व्स हैं जो आपको आने चाहिए, चारों ही बड़े ध्यान से प्रैक्टिस करने वाले हैं। बाकी TR क्या होता है, AR क्या होता है, MR क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझते हो। और इसी के साथ हमारा रेवेन्यू भी समाप्त। समझना शुरू करते हैं व्हाट इज एक्चुअली प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं आपको बताता हूं, प्रोड्यूसर और इक्विलिब्रियम दो शब्दों को जोड़ के ये चैप्टर बना है। प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर वो इंसान है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं हम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं। जहां पे भी हो, तो जहां पे भी एक प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब एक प्रोड्यूसर कब सेटिस्फाई होगा, या एक प्रोड्यूसर के लिए वो कौन सा पॉइंट है जिसपे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा, तो हम बोलते हैं जहां पे भी एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना रहा होगा वहां पे वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट्स बना रहा होता है, वहां तक वो प्रोडक्शन करेगा और उसके बाद भी अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है, तो फिर वहां पे वो नहीं जाएगा। तो एक प्रोड्यूसर कहां तक जाएगा, जहां पे उसके मैक्सिमम प्रॉफिट्स बन रहे हैं वहां तक, वही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। देखो सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गिवन गुड्स ओवर एक्सपेंसेस। यानी आप जितना भी पैसा बना रहे हो, खर्चे से ऊपर जो भी आपने कमाया वो आपका प्रॉफिट है। क्वाइट ऑब्वियस कि अगर मेरा कोई सामान 10 रुपए का बना है और मैं 12 कमा रहा हूं तो 10 के ऊपर कितने कमाए, 2 रुपए कमाए, वो मेरा प्रॉफिट है। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू जो टोटल अमाउंट रिसीव किया, कॉस्ट जो खर्चा आया, दोनों का फर्क होता है प्रॉफिट। चलो सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है, मैंने आपको बता दिया। द प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को जहां पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहे हैं वो उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलेगा, और अगर वो उससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो फिर प्रॉफिट गिरने लगता है। तो प्रोड्यूसर एक ऐसा पॉइंट ढूंढता है जहां पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हो। ठीक है।
अब ये पर्टिकुलर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में हम दो अप्रोचेस से पढ़ सकते हैं बच्चे। दो अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं? एक होती है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच, एक होती है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ MRMC अप्रोच है, आपको सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़नी है। TRTC इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस से आ सकता है, TRTC MRMC। हम पढ़ेंगे MRMC अप्रोच से, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम जो मिलता है वो कौन कौन सी सिचुएशंस में मिल सकता है? दो सिचुएशंस हैं, जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। पिछले चैप्टर रेवेन्यू मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे भी दो मार्केट्स पढ़ाई थी। एक बार जब प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और एक बार जब प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में भी आपको दोनों मार्केट्स में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ढूंढना है। एक बार जब प्रोड्यूसर का जो मार्केट है वो कौन सा है जहां प्राइस कांस्टेंट रहता है, और एक बार जब कौन सा मार्केट है कि अगर आप ज्यादा सामान बाय करोगे तो आपको सस्ता दे देंगे, यानी प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ठीक है, तो देखो इट हैपन्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में चलता है। इट मीन्स एनी क्वांटिटी कैन बी सोल्ड एट द पर्टिकुलर प्राइस, कोई भी क्वांटिटी सेम प्राइस पे चलेगी। यहां पे सेल बढ़ जाएगी अगर प्राइस कम होता चला जाएगा। करेक्ट है जी। चलो अब आ जाते हैं व्हाट इज MRMC अप्रोच। सर MRMC अप्रोच होता क्या है? तो देखो MRMC अप्रोच ये बोलता है कि हम प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम वहां पे मानेंगे जहां पे एक प्रोड्यूसर ने सबसे पहले तो अपना जो कॉस्ट है, यानी जो उसका एडिशनल कॉस्ट आ रहा है हर यूनिट के बाद। देखो अगर मैं 5 यूनिट से 6 यूनिट बनाता हूं तो कुछ ना कुछ खर्चा आता है, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना पैसा बना लूं कि मेरा वो खर्चा कवर हो जाए, यानी जो मेरा एडिशनल रेवेन्यू है हर यूनिट का वो मेरा खर्चा कवर कर दे। और दूसरा ये है कि इसके बाद अगर मैं बना रहा हूं तो फिर मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, यानी मैं एक ऐसा पॉइंट देखूंगा जहां तक मेरा एडिशनल खर्चा बहुत आराम से कवर होता जा रहा है। अगर उसके अगले पॉइंट पे खर्चा कवर हो रहा है लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। खर्चे से ज्यादा जब भी होगा ना मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलूंगा कि एक प्रोड्यूसर अकॉर्डिंग टू MRMC अप्रोच प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा? जहां पे सबसे पहले मेरा कॉस्ट कवर हो जाए, यानी मेरा जो एडिशनल कॉस्ट है वो मेरे रेवेन्यू के बराबर आ जाए। और अगर मैं इसके बाद भी प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो अगर कॉस्ट ज्यादा आना लगे, MC ग्रेटर देन MR आने लगे, तो फिर उस सिनेरियो पे आपको रुक जाना है। वही वाला पॉइंट प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। समझने के लिए एक टेबल से चीजें समझेंगे। देखो पहली कंडीशन क्या है? MC इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू MR। इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव्ड व्हेन MC इज लेस देन MR। अभी आप इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचोगे जब आपका MC लेस देन MR आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी आप और प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप खूब रेवेन्यू बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रोडक्शन कर सकते हो। प्रोड्यूसर इज ऑल्सो नॉट इन इक्विलिब्रियम व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR। अगर कॉस्ट ज्यादा आ जाए तब भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, भैया नुकसान में थोड़ी ना जाना है उसको, है ना। तो इक्विलिब्रियम कहां पे होगा? जहां पे MC इज इक्वल टू MR आ जाए। पहली चीज तो ये, आप जो पैसा कमा रहे हो वो आपके कॉस्ट को कवर कर दे। दूसरा, आप अभी इसके बाद भी चेक करोगे कि अगर आप एक यूनिट और बढ़ाते हो क्या आपका खर्चा ज्यादा आ रहा है या आपका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। अगर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है तो चलने दो, लेकिन अगर खर्चा ज्यादा आ गया तो रुक जाओ। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? MC इज इक्वल टू MR होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, इसके बाद आफ्टर MC इज इक्वल टू MR कॉस्ट ज्यादा आना चाहिए, वहां रुकना है। ठीक है, इफ MC इज ग्रेटर देन MR देन प्रोड्यूसिंग बियॉन्ड MC MR विल रिड्यूस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट ज्यादा आ जाएगा तो इसके बाद भी प्रोडक्शन करने से प्रॉफिट कम होगा, तो हमें वहां पे नहीं जाना है। ओके, जैसे देखो MCMR अप्रोच अंडर परफेक्ट कंपटीशन, फिर से वही बात लिखेंगे। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम रहेगा। ठीक है, प्राइस रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स। फिर इस अप्रोच के हिसाब से इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस है? कंडीशंस मैंने आपको बता दी। कंडीशन 2 चलेंगी। सबसे पहले MC शुड बी इक्वल टू MR, यानी मेरा कॉस्ट के बराबर मैं पैसा कमा लूं। और इसके बाद मुझे अगला पॉइंट देखना है, क्या कॉस्ट ज्यादा आ रहा है क्या? अगर कॉस्ट ज्यादा आ रहा है तो बस इसी पॉइंट पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, देखो इस टेबल को चेक करो बच्चों, इस टेबल को चेक करो। आउटपुट लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
प्राइस कितना लेना है, प्राइस हमें कांस्टेंट लेना है, प्राइस हमने कांस्टेंट ले लिया 12 12 12 12 12। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, आ गया 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 2 24, 36 48। टोटल कॉस्ट कितनी लेनी है, टोटल कॉस्ट हमने एज्यूम करी हुई है 13 25 34 42 54 68। ठीक है, ये आप लोग एज्यूम कर सकते हो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेम टेबल बनाओगे तो यही वाली कॉस्ट लर्न कर लेना, सही है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, फर्स्ट पे तो सेम आ जाएगा, टीआरएमआर और टीसीएमसी फर्स्ट पे सेम, उसके बाद नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते रहो, एमआर आ जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते रहो, एमसी आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले एमआर 24 माइनस 12 12, 36 माइनस 12 12, देखो ये तो सेम ही आएगा स्ट्रेट लाइन। क्यों सेम आ रहा है एडिशनल रेवेन्यू, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट था, आप कितना ही बेच लो वो सेम ही आना है। तो आपको पता है ना, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR। जब हमारे पास सेम प्राइस रहता है तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है, रेवेन्यू में पढ़ के आए हो, है ना। और मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, ये भी आप कॉस्ट में पढ़ के आ गए हो, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व वही यू शेप्ड कर्व हो जाता है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे MC इज इक्वल टू MR होगा। चलो चेक करो MC इज इक्वल टू MR कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे MC इज इक्वल टू MR आ रहा है, ये MC इज इक्वल टू MR आ गया, यानी इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR है। क्या मैं यहीं पे रोक दूं, यही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, क्या यहीं रुक जाए हम, यहाँ पे बेटा अभी हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर हम इसके बाद भी प्रोडक्शन करते हैं, 2 से 3 यूनिट बनाते हैं, तो मेरा रेवेन्यू 12 का है लेकिन कॉस्ट कम हो गया। देखो कॉस्ट कम हो गया तो अभी तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा। अगर मैं 1 यूनिट और बनाता हूं तो देखो फिर से रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम हो गया, ये प्रॉफिट बनाऊंगा। 1 यूनिट और बनाता हूं तो देखो अब ये फिर बराबर हो गए, अब हम 5 यूनिट पे आ गए, MC इज इक्वल टू MR, ये देखो ये इक्विलिब्रियम हो गया। अब मैं अगर इससे आगे चलता हूं, अगर मैं इससे आगे चलता हूं तो मेरा जो रेवेन्यू है वो 12 का है लेकिन कॉस्ट 14 का है, तो ये तो लॉस है, ये तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। इस सिचुएशन में तो हम लॉस में चले जाएंगे। इसका मतलब जो हम एडिशनल रेवेन्यू बना रहे हैं उससे ज्यादा हमारा कॉस्ट आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भैया नहीं, यहां पे नहीं जाना, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, 5th पे ही रुक जाओ। दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब देखो अगर मैं यहीं रुक जाता तो मैं सिर्फ 2 ही यूनिट बना रहा था, अगले वाली 3rd 4th 5th यूनिट का प्रॉफिट में मिस कर जाता है नहीं कर जाता। इसीलिए क्या कहा गया है कि एक प्रोड्यूसर के लिए इक्विलिब्रियम कब होगा, सबसे पहले तो आप चेक करो क्या उसका खर्चा, एडिशनल खर्चा एडिशनल रेवेन्यू के बराबर आ रहा है, और इसके बाद आफ्टर दिस, आफ्टर फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर फर्स्ट MC शुड बी ग्रेटर देन MR। तो यहां पे फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो हो रही थी, यहां पे MC इज इक्वल टू MR तो हो रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा था, MC लेस देन MR हो रहा था, इसीलिए ये तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं है। और आगे चले और आगे चले और आगे चले तो यहां पे हमें फिर से एक पॉइंट मिला जहां पे MC इज इक्वल टू MR आया, लेकिन इसके बाद फिर सेकंड कंडीशन MC इज ग्रेटर देन MR भी हो रहा था। देखो खर्चा बढ़ गया, रेवेन्यू कम है, तो प्रोड्यूसर यहीं पे रुक जाएगा। इसके पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आया। तो जब भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम दिखाना हो बच्चे तो 2 कंडीशंस याद रखनी है। नंबर 1, MC शुड बी इक्वल टू MR, और उसके बाद जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ के आना चाहिए। ऑलराइट, लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। डन सर। एक्सप्लेनेशन देखो, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट फर्म्स कैन सेल एनी क्वांटिटी एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट। फिक्स्ड प्राइस पे ही चलेगा। प्राइस रिमेन सेम एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, तो MR इज इक्वल टू AR, AR MR बराबर आ गए। हेंस AR कर्व इज सिमिलर टू MR कर्व, तो AR और MR कर्व सिमिलर आ गए। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विल बी डिटरमाइंड एट OQ लेवल ऑफ आउटपुट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम OQ लेवल ऑफ आउटपुट पे आता है। OQ क्या है, ये यहां से यहां तक OQ इसके नीचे आ गया, ठीक है। corresponding to point K, because at this point MC is equal to MR and after MC is equal to MR, MC is greater than MR। सही है। अब देखो बोल रहा है MC is equal to MR पॉइंट R पे भी आया, बट इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। इसकी बात कर रहा हूं, इस पे सिर्फ फर्स्ट कंडीशन हो रही थी, राइट। चलो जी, एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। डन हो गया। चलो
अब देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी बच्चे द कंडीशंस आर सेम कंडीशन है। सबसे पहला MC इज इक्वल टू MR आना चाहिए, दूसरा उसके बाद MC शुड बी ग्रेटर देन MR आना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट बिकॉज MC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सेम दो कंडीशंस हैं। देन हमारे पास एक टेबल आ गया और एक कर्व आ गया। टेबल कौन सा है, देखो वही वाला जो आपने रेवेन्यू और कॉस्ट में बनाया था। इस बार क्या होगा, TR कैसे निकाला, मल्टीप्लाई करके, प्राइस कम हो रहा है। TC आपने ले लिया वही वाला 6, 11, 15, 20, 26। देन MC और MR निकाला, MC और MR नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करके। अब चेक करो MC इज इक्वल टू MR कहां पे आ रहा है। इसके अंदर 2 पॉइंट्स पे आएगा ही नहीं, एक ही पॉइंट पे आएगा, थर्ड पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR। और इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद कॉस्ट ज्यादा हो गया, MC ज्यादा हो गया और MR कम हो गया। तो यही थर्ड वाला ही हमारे पास प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो अगर आप कर्व को ध्यान से देखो तो ये वो पॉइंट है, E पॉइंट, जहां पे MC इज इक्वल टू MR भी है एंड आफ्टर MC इज इक्वल टू MR MC इज ग्रेटर देन MR। देखो MR कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जब प्राइस हमारे पास गिर रहा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू नीचे की तरफ आता है और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा की तरह यू शेप्ड कर्व। ठीक है, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और फिर MC ज्यादा हो जाए उसी को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आउटपुट हमने x एक्सिस पे लिया, रेवेन्यू और कॉस्ट हमने y एक्सिस पे लिया। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम OM लेवल पे आएगा। OM कौन सा हो गया, यही वाला, ये वाला OM हो गया एट पॉइंट E, बिकॉज इस पॉइंट पे दोनों कंडीशंस दैट इज MC इज इक्वल टू MR और MC इज इक्वल टू MR के बाद MC ग्रेटर देन MR, दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। राइट, ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। तो ये था गाइस हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि एक प्रोड्यूसर कहाँ तक जाएगा। एक प्रोड्यूसर ये देखेगा कि मुझे वहां तक प्रोडक्शन करना है जहां तक मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनता हो, है ना। तो कॉस्ट कवर हो जाए, उसके बाद अगर कॉस्ट बढ़ने लग रहा है तो फिर वो रुक जाएगा। यही कंडीशंस दो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, MC इज इक्वल टू MR एंड आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, आफ्टर शब्द मत भूलना, आफ्टर MC इज इक्वल टू MR MC शुड बी ग्रेटर देन MR, बस वहां रुकेगा। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपके सामने है। बच्चों चैप्टर का नाम है सप्लाई। देखो आपने डिमांड भी पढ़ा था, डिमांड में हम लोग किसकी बात करते थे, कंज्यूमर की बात करते थे कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की बाय करना चाहता है। अभी उसने बाय करा नहीं है लेकिन वो करना चाहता है, वो मार्केट में जा रहा है, वो बोल रहा है मैं एबल भी हूं, मैं विलिंग भी हूं, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खरीदना भी चाहता हूं इतनी क्वांटिटी इस कमोडिटी की, तो उसको हम डिमांड बोलते थे। सही है ना। उसी तरीके से बच्चों सप्लाई हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर जो सामान बना रहा है वो बोलता है कि भैया मेरे पास ये सामान है, मैं एबल भी हूं, मैं विलिंग भी हूं और मैं ये सामान ऑफर करना चाहता हूं, मार्केट में बेचना चाहता हूं, उसी को हम सप्लाई बोलते हैं। वेरी सिंपल, क्या लिखा है बच्चों, देखो हमारे पास सबसे पहले सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a firm, which a producer, which a manufacturer is willing and able to offer for sale. Offer for sale का मतलब होता है कि मैं बेचना चाहता हूं। Offer for sale at a given price, इस प्राइस पे during a given period of time। ठीक हो गया। अब दो तरीके की हो सकती है बच्चों सप्लाई, जैसे डिमांड दो तरीके की होती थी वैसे सप्लाई भी दो तरीके की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब होता है एक सप्लायर की, एक सेलर की सप्लाई है ये, एक फर्म की सप्लाई है ये, यानी कि एक इंडिविजुअल फर्म जितना क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर रहा है वो है इंडिविजुअल। मैं उस पर्टिकुलर चीज की सारी फर्म्स गिन लूं तो फिर वो मार्केट बन जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस माइक की बात करता हूं, ये माइक मैं एज अ प्रोड्यूसर मार्केट में ऑफर कर रहा हूं तो वो हो गया इंडिविजुअल सप्लाई। ये माइक मार्केट में कितने प्रोड्यूसर्स ऑफर कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसको बेचना चाह रहे हैं, सबको जोड़ दूं तो मार्केट सप्लाई बन जाएगा। तो देखो इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल फर्म, एक फर्म की बात हो रही है, दैट ऑल द फर्म, सारे फर्म्स की बात हो रही है, बाकी सब सेम, विलिंग एंड एबल टू ऑफर, विलिंग एंड एबल टू ऑफर at a given price during a given period of time, at a given price during a given period of time। तो बच्चों बेसिकली
एक फर्म की बात होती है इंडिविजुअल सप्लाई, सभी फर्म्स की बात होती है मार्केट सप्लाई। दोनों में बस इतना सा फर्क होता है, समझे? तो सप्लाई क्या है समझ गए, कितने तरीके की है, दो तरीके की, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है सप्लाई एंड स्टॉक। मैं आपको बोलता हूं सप्लाई, स्टॉक, सेल, हम तीन कॉन्सेप्ट सुन लेते हैं, दो लिखे हैं बुक्स में, मैं तीनों पढ़ाता हूं। सप्लाई क्या है, स्टॉक क्या है, सेल क्या है। बच्चों सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। लेट सपोज मैं मैन्युफैक्चर हुए माइक बनाता हूं, मेरे पास 100 माइक मैंने बना के अपने पास रखे हैं, वो मेरा स्टॉक है। 100 माइक्स मेरे पास हैं, वो मेरा स्टॉक है। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार अभी सारे नहीं लेके जाता बेचने के लिए, इसमें से 60 पीसेस ले जाता हूँ, 40 अभी रखता हूँ क्योंकि अगले बनाने में भी टाइम लगेगा, तो थोड़े से अपने पास स्टॉक करके रखता हूँ, बाकी बेच लूंगा। तो देखो टोटल स्टॉक मेरे पास 100 का था, 100 में से मार्केट में कितने ऑफर करे, वो है सप्लाई, 60 ऑफर करे, वो सप्लाई है बच्चों। अब 60 में से 40 बिक गए, वो सेल है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक है, उसमें से जितने मार्केट में ऑफर करे वो सप्लाई है, उसमें से कितने बिक गए वो सेल है। ऐसा हो सकता है जितना सप्लाई करा सारे ही बिक गए, ऐसा पॉसिबल है बच्चों कि 60 ऑफर करे, 60 के 60 बिक गए। तो जरूरी तो नहीं है कि सेल कम ही होगा, बराबर भी हो सकता है सप्लाई के। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट स्टॉक, उससे छोटा सप्लाई एंड देन सेल। ठीक है, देखो क्या लिखा है। स्टॉक का क्या मतलब होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। ये सप्लाई से कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि स्टॉक में से ही तो सप्लाई करूंगा ना, तो सप्लाई से कभी कम नहीं होगा, राइट। उसके बाद एक एग्जाम्पल दिखा हुआ है, ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना, बेसिक है। ठीक है, चलो सर, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन आप जानते हो। देन सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है बच्चों। फ्लो का मतलब होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में चलता है, एक समय लगता है सप्लाई करने में, कि यहां से यहां तक हमने इतना सामान बेचा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। इतना सामान हम बेचना चाहते हैं, बेसिकली बेचा नहीं, बेचना चाहते हैं, दैट इज सप्लाई। बट स्टॉक होता है कि आज कितना, ये ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता, अब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है उसको हम फ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लाई जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। सर और एग्जांपल दो ना स्टॉक फ्लो के। देखो, मैं कभी ये नहीं बोलता कि मुझे राइट नाउ कितना प्रॉफिट हुआ है, हम क्या बोलते हैं, पिछले साल में इतना प्रॉफिट। पूरा साल आ गया ना, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया, समझे। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट नाउ, अभी। जैसे मैंने बोला मेरी पॉकेट में कितने पैसे अभी हैं, वो होगा राइट नाउ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्टॉक भी बच्चों एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। तो जो स्टॉक है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और जो सप्लाई है वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, राइट। सप्लाई बोल रहा है हमेशा प्राइस के साथ रिलेट करेगा, और स्टॉक का प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक फिक्स क्वांटिटी है बेटा। ठीक है सर, परफेक्ट। इसके बाद सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आ जाओ बच्चों। इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं, और इसको हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी बोल देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, या फिर इसको हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से सप्लाई में प्लस माइनस होगा, जिनकी वजह से सप्लाई ऊपर नीचे होगी। तो ध्यान रखेंगे, तीन तो प्राइस हैं, ठीक है, PPP, प्राइस प्राइस प्राइस। ठीक है, आ जाओ, पहले तुम्हें यही पढ़ा देता हूं, प्राइस प्राइस प्राइस। सर कौन कौन से प्राइस हैं, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो बच्चों, जब भी कोई सप्लायर होगा ना, जब भी मैं सप्लायर की बात करता हूं, मैं किसी ना किसी सप्लायर की बात करता हूं, जब भी कोई सप्लायर होगा, एक सप्लायर के दिमाग में हमेशा एक चीज चलेगी, प्रॉफिट। एक फर्म के दिमाग में हमेशा एक चीज चलेगी, प्रॉफिट। फर्म को प्रॉफिट चाहिए, बिना प्रॉफिट के काम नहीं कर सकती कोई भी फर्म। सीधी सी बात है, कल को आप बिजनेस करोगे, आपके माइंड में एक ही बात होगी कि भैया पैसा कमाना है, प्रॉफिट चाहिए। बिन नहीं तो बिजनेस का क्या पर्पस है, बिजनेस इज जीरो विदाउट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट तो चाहिए, है ना। तो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस मार्केट में कम होता जा रहा है तो उसका प्रॉफिट भी कम होता चला जाएगा। भाई जब महंगा बिकेगा तो ही तो ज्यादा पैसा कमाऊंगा ना, महंगा बिकेगा ही नहीं तो मैं ज्यादा पैसा कमा भी नहीं पाऊंगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस
मार्केट में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का कोशिश करूँगा, यानी सप्लाई ज़्यादा होगा। वहीं पे अगर प्राइस कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, प्रॉफिट मार्जिन कम है तो सप्लाई भी कम करूँगा। इसका मतलब प्राइस में और सप्लाई में सीधा सीधा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ाएंगे, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम कर देंगे। देखो क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सप्लाई इज इट्स प्राइस। एज अ जनरल रूल प्राइस और सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड होती है। एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेज। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद क्या आता है बेटा जी? इसके बाद आता है प्राइस ऑफ अदर गुड। प्राइस ऑफ अदर गुड का क्या मतलब होता है? वही वाले गुड जो हमारे से मिलते जुलते हैं। लेट सपोज मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और मैं ग्रो करता हूँ वीट। सपोज करो कि मैं वीट ग्रो करता हूँ, और मार्केट में वीट का जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है कि लोगों ने ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत खानी शुरू कर दी। तो वीट का प्राइस कम हो रहा है, उससे मिलता जुलता ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं देखूंगा यार ऑर्गेनिक में कमाई है, तो वीट छोड़ इस बार ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगाते हैं। तो मैं वीट से हटके अपना प्रोडक्शन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स पे शिफ्ट कर दूंगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उसमें कमाई ज्यादा है। तो देखो, जब मेरे अदर गुड का प्राइस बढ़ा, जब मेरे अदर गुड का प्राइस बढ़ा यानी वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ा, तो मैं खुद के प्रोडक्ट की सप्लाई को कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद वो अदर गुड बनाने के लिए जाऊंगा कि यार इसमें ज्यादा फायदा है, इसको ग्रो करते हैं, है ना। तो अगर प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो हम अपनी सप्लाई कम कर देंगे, हम उसकी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर अदर गुड का प्राइस कम होता रहे, रिलेटेड गुड का प्राइस कम होता रहे, तो वो वाले प्रोड्यूसर्स भी इधर आने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे सप्लाई बढ़ जाएगा। समझे? देखो क्या लिखा हुआ है, एज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस। बोल रहा है सिर्फ अपने प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से भी फर्क पड़ता है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड, अगर अदर गुड का प्राइस बढ़ता है, जैसे हमारे केस में हमारा गुड वीट है, वेजिटेबल्स का प्राइस बढ़ जाए या किसी फ्रूट का प्राइस बढ़ जाए, राइट, दे मेक्स देम मोर प्रॉफिटेबल, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखने लगता है। तो फर्म क्या करती है, अपने रिसोर्सेज को शिफ्ट करती है फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी टू अदर गुड। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने में। जैसे अगर मुझे ये पढ़ाना है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मैं सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो इसको प्रोड्यूस करने में बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, राइट, मुझे एक कैमरे की ज़रूरत पड़ी, मुझे माइक की ज़रूरत पड़ी, मेरी खुद की अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, राइट, मुझे बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, ये पीपीटी बनाने वाली लेबर की ज़रूरत पड़ी। तो हर तरीके से बच्चों मुझे ह्यूमंस की ज़रूरत है, राइट, मुझे लैंड चाहिए, मुझे यहाँ पे खड़े होकर पढ़ाना है, मुझे लेबर चाहिए, यानी मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो मुझे हेल्प करें इन चीज़ों में, उसके साथ साथ कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए सब सामान खरीदने के लिए, मुझे सब मटेरियल चाहिए, उसके बाद मेरा खुद का अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो लगते हैं जब भी आपको कोई सामान बनाना है। अब अगर इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाए, ये सब महंगे होने लगे, तो मेरा मार्जिन कम होने लगेगा, मैं कुछ भी नहीं अर्न कर पाऊंगा, तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा, मैं बोलूंगा यार ये नहीं, कुछ और काम करूंगा। और अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते हो जाएं, ये सारे के सारा सामान सस्ता होने लगे, तो मुझे लगा यार ठीक है, इसमें तो मार्जिन ज्यादा है, मैं ये काम और अच्छे से करूं, राइट। तो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं, ये कब हुआ बेटा पता ही नहीं चला। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या बोलते हैं बेटा, कि जब इनपुट जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, अगर इनका प्राइस जो है वो बढ़ जाए तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो सेलर सप्लाई को रिड्यूस कर देता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और गोल्स ऑफ द फर्म। लिख दूं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी और गोल्स ऑफ द फर्म। गोल्स ऑफ द फर्म, ठीक है। प्राइस ऑफ गिवन गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड,
प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लो जी, प्राइस ऑफ गिवन गुड में क्या होता है बच्चों, अगर प्राइस बढ़ता जा रहा है तो हम सप्लाई को भी बढ़ा देंगे। प्राइस ऑफ अदर गुड में क्या होता है, अदर गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरी खुद की सप्लाई कम हो जाएगी, अदर गुड पे चले जाएंगे। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ता है तो हम सप्लाई को कम कर देंगे। अब टेक्नोलॉजी में क्या है बच्चों, बहुत आसान, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होती चली जाएगी, बेटर होती चली जाएगी, गुड होती चली जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, तो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी उतना खर्चा कम, उतना प्रॉफिट ज्यादा, तो सप्लाई भी ज्यादा। तो अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, अपडेटेड होने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है और हम सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। और अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, आउटडेटेड का मतलब बच्चों ओल्ड है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा क्योंकि वेस्टेज बहुत होगा, उससे प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी कम कर देंगे, सिंपल। ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी में बच्चों हम टैक्सेस की बात करते हैं सरकार के, और सब्सिडीज की बात करते हैं गवर्नमेंट के। देखो सरकार क्या करती है, सरकार के हाथ में है टैक्स लगाना या बेनिफिट्स देना। तो अगर गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी, सब्सिडी का मतलब सरकार बेनिफिट देती है, जैसे सरकार ने बोला कि भैया आप लोग पढ़ाओ, जितने भी लोग पढ़ाने वाले हैं, एजुकेशन वाले लोग हैं, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल 50% चार्ज करेंगे, 50% बिजली का बिल आया करेगा आपका। तो अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बेनिफिट दिया, तो बहुत सारे लोग एजुकेशन में आएंगे, बहुत सारे लोग एजुकेशन में पढ़ाना शुरू करेंगे कि यार यहाँ पे कॉस्ट कम आता है ना। इसी तरीके से अगर सरकार टैक्स लगा दे कि भैया जो लोग पढ़ाने वाले हैं उन पे डबल टैक्स, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे डबल टैक्स है भैया, ये हम काम नहीं करेंगे, राइट। तो अगर सरकार टैक्स बढ़ा देता है, टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाता है, राइट। और अगर सरकार सब्सिडी दे दे, बेनिफिट दे दे, तो सप्लाई भी बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है। तीसरी चीज ये आसान है बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई आप कितनी करोगे कितनी नहीं करोगे ये आपके गोल्स पे डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसी फर्म्स हैं जिनका गोल है मार्केट कैप्चर करना, जैसे जियो ने किया था। जियो का क्या गोल था, जब जियो नया नया आया था तो उसका गोल था मार्केट में हर घर में पहुंचना है, तो उन्होंने क्या करा, फ्री में जियो, बहुत सस्ता इंटरनेट, सब कुछ फ्री। उस सिनेरियो में क्या करा, कम प्राइस में भी ज्यादा सप्लाई करी, है ना, तो उनका गोल वो था। वहीं पे आज उनका गोल वो नहीं है, तो आज वो चार्ज कर रहे हैं, अभी प्राइसेस भी बढ़ गए हैं हर चीज के, आज वो उतना सस्ता नहीं देते। तो सप्लाई मार्केट में कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये सेलर के गोल के ऊपर भी डिपेंड करता है, सेलर के एम के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। तो ये 6 फैक्टर्स हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ एक बार ये पढ़ा दूं। टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। एडवांस और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी से कॉस्ट कम होता है जिससे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, तो सप्लाई भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी में इंक्रीज इन टैक्सेस से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, सप्लाई कम हो जाएगी। गोल्स में क्या लिखा हुआ है कि सप्लाई डिपेंड करता है यूजुअली प्राइसेस पे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जरूरी नहीं है कि प्राइस पे ही करेगा, हर फर्म का डिफरेंट गोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो सर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वर्सेस चेंज इन सप्लाई का वही कॉन्सेप्ट है जैसा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड था बच्चों। अगर सप्लाई चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, पहले फैक्टर की वजह से, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी की वजह से, तो फिर हम वहां पे चेंज इन सप्लाई नहीं बोलते, हम वहां पे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ही बोलते हैं। और अगर सप्लाई चेंज हो रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, गोल्स की वजह से, तो फिर उस सिनेरियो में हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। वही है, whenever supply for a given commodity changes due to change in its price, फिर उसको हम बोलते हैं change in quantity supplied। और अगर अदर फैक्टर की वजह से हुआ उसको बोलते हैं change in supply। ठीक है जी। अब आ रहा है बच्चों डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं मार्केट सप्लाई के, तो ध्यान में रखो वैसे ही है, मार्केट सप्लाई में सारे चल जाते हैं, पहले वाले भी चल जाते हैं, ये भी चल जाएंगे। तो आप इंडिविजुअल में तो सिर्फ वही लिखोगे, अगर इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, तो भी वो वाले भी चल जाएंगे। कुछ एडिशनल और हैं वो भी आपको पढ़ा देता हूं, जैसे नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती रहती हैं तो सप्लाई भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे जब मैंने YouTube पे पढ़ाना शुरू करा था 2017 में, आप जाके देखोगे मेरा फर्स्ट वीडियो 2017 में है,
तो उस टाइम पे इतने ज़्यादा पढ़ाने वाले नहीं थे, इतने लोग बिलीव नहीं करते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि यूट्यूब भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत लिमिटेड लोग हुआ करते थे कॉमर्स में, 1-2 लोग और होते थे कॉमर्स में, बस दैट इज इट, और कोई नहीं था उस टाइम पे 2017 में। आज आप देखो 2024 का एंड होने वाला है, 7-8 साल के बाद आज कितने सारे लोग आ गए, कितने लोगों ने समझा द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, कितने सारे लोगों ने समझा द पावर ऑफ नॉलेज, कितने लोगों ने समझा द पावर ऑफ इंटरनेट। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे आप बता सकते हो, आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, लोगों के सामने अपनी स्किल रख सकते हो, है ना। तो जब भी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ते हैं, तो ऑफ कोर्स सप्लाई बढ़ता है। और ये बच्चों के लिए कितना अच्छा है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज फॉर ऑल द किड्स कि यार कितने सारे टीचर्स हैं, जिससे मन करे उससे पढ़ो। कितना बढ़िया चीज है यार, इससे अच्छा ब्लेसिंग नहीं हो सकता। मैं कभी कभी सोचता हूँ जब हम अपने स्कूल्स में थे तो हमारे पास ये चीजें क्यों नहीं थी कि यार कितने सारे टीचर अवेलेबल हैं और आपके फोन में आप एक क्लिक करो, किसी से भी पढ़ो, क्या मजा आता है। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि सर आपको ऐसा लगता है क्या कि कितने सारे लोग आ गए, आपको कंपटीशन हो गया। मैं कहता हूँ यार मजा आ रहा है भाई, और लोग आने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पस है बच्चों का भला हो, बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना और अच्छा है। मेरे खुद के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज YouTube पे भी पढ़ा रहे हैं, मैं उनको बहुत हेल्प करता हूँ उनके चैनल ग्रो करने में, उनको आगे बढ़ने में, क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी में और अच्छे अच्छे टीचर्स आएंगे, बच्चों को और अच्छी चीजें मिलेंगी, कितना मजा आता है। तो जब भी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बढ़ते हैं बच्चों, तो सप्लाई भी बढ़ती है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आ रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। देखो अगर सेलर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में, एक्सपेक्टेशन है ये, फ्यूचर में कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, तो सेलर को अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो वो अभी सप्लाई कम कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा यार फ्यूचर में बेचूंगा ना, वहां पे बढ़िया कमाई होगी, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो फ्यूचर में बेचूंगा, अभी नहीं बेचता। तो अगर सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो ही विल सेल इट इन फ्यूचर, आज वो सेल नहीं करेगा। और अगर सेलर को ये एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में चीजें बढ़ने वाली नहीं है, आज ही प्राइस हाई है, फ्यूचर में शायद कम हो जाए, तो फिर वो आज ही ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, तो आज ही सप्लाई हो जाएगी। तो ध्यान रखना, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, आज सप्लाई कम होगा, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, आज सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन। बच्चों ये सिंपल है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो आप ज़्यादा सप्लाई मेंटेन कर सकते हो, पूरे देश में सामान सप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अगर अच्छा है तो सप्लाई ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो सप्लाई कम है, वेरी सिंपल। इसके बाद आता है बच्चों सप्लाई फंक्शन, या मैंने आपको पहले भी बताया है, फंक्शन शब्द आप जहां भी पढ़ो फंक्शन से समझ जाना, फंक्शन मीन्स रिलेशनशिप। तो सप्लाई का क्या रिलेशनशिप है अदर फैक्टर्स के साथ, जैसे सप्लाई चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, प्राइस ऑफ अदर गुड्स की वजह से, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो सप्लाई में क्या चेंज आया, किस फैक्टर की वजह से, उसको सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। कैसे लिखते हैं बच्चों इसको, ऐसे लिख देते हैं कि सप्लाई ऑफ एक्स का फंक्शनल रिलेशनशिप सभी फैक्टर्स के साथ, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे लिख देते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, जिसमें हम इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर्स की बात करेंगे। फिर हमारे पास आएगा मार्केट सप्लाई फंक्शन, जिसमें हम सारे वो वाले फैक्टर्स भी ऐड कर देंगे, आखिरी वाले 3 भी। मार्केट में तो सारे ही आते हैं, ठीक है, सब जोड़ दो। टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो था सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन में इंडिविजुअल, मार्केट, दोनों ही सप्लाई फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सप्लाई शेड्यूल या स्केड्यूल, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो आप समझ लेना। सर तो ये शेड्यूल क्या चीज होती है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो बच्चों जब भी मैं बात करूंगा कि प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ दिया हुआ है, जब भी प्राइस का रिलेशन सप्लाई के साथ दिया हुआ है और एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया है, टेबल के फॉर्म में, कि एक टेबल बना के दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल दिया हुआ है, देखो कि प्राइस 1 2 3 4 5 6, प्राइस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, सप्लायर सप्लाई भी बढ़ाएगा, 0 5 10 15 20 25, वही जैसे डिमांड शेड्यूल होता था, वैसे ही जब टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को एक्सप्रेस करा जाएगा उसको सप्लाई शेड्यूल बोलेंगे। अब जब हम सप्लाई एक गुड की बात करेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बन जाता है, जब मल्टीपल यूनिट्स की बात करते हैं, सप्लाई ऑफ ए, सप्लाई ऑफ बी, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। तो जब भी मैं बात करूंगा कि इंडिविजुअल गुड की सप्लाई हो रही है तो इंडिविजुअल,
मल्टीपल गुड्स की सप्लाई हो रही है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड को एक्सप्रेस करना है। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट यानी टेबल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बीइंग सप्लाइड। अलग अलग क्वांटिटी जो सप्लाई करी जा रही है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, अब कितने तरीके का सप्लाई शेड्यूल होगा? 2 तरीके का। कौन कौन से 2 तरीके का होगा बेटा जी? तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा बेटा? एक कमोडिटी की सप्लाई होगी। देखो, इट रेफर्स टू टैबुलर स्टेटमेंट। टैबुलर का मतलब टेबल होगा, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। अ कमोडिटी मतलब सिंगल कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, जो एक प्रोड्यूसर बेचना चाहता है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, अलग अलग प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास? देन वी हैव मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट में क्या होता है? ऑल द प्रोड्यूसर्स, एक प्रोड्यूसर नहीं, मल्टीपल प्रोड्यूसर्स। जैसे ए ने करा, ये बी ने सप्लाई करा, तो जितने मल्टीपल प्रोड्यूसर्स की सप्लाई है जोड़ दो, मार्केट सप्लाई बन जाएगा। क्या लिखा है? इट रेफर्स टू अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो प्राइस जब इतना है तो ए ने बोला मैं इतना इतना सप्लाई कर दूंगा, बी ने बोला मैं इतना इतना सप्लाई कर दूंगा, जोड़ दिया तो मार्केट सप्लाई बन गया। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो सर, अब हमारे पास एक छोटा सा टर्म आता है कि सप्लाई वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड क्या है। तो बच्चों देखो, जब भी हम प्राइस की रिस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि प्राइस की वजह से इतना सप्लाई, तो वहां पे मैं क्वांटिटी सप्लाई वर्ड यूज करता हूं। और जब भी मैं सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा होता हूं, सिर्फ प्राइस ऑफ माय गुड नहीं, प्राइस ऑफ अदर गुड भी ले लिया, टेक्नोलॉजी भी ले लिया, गवर्नमेंट पॉलिसी भी ले लिया, सारी की सारी चीजें, है ना, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी ले लिया, हर चीज ले ली। अदर फैक्टर्स की रिस्पेक्ट में जब सप्लाई से कंपेयर करते हैं तो सप्लाई बोलेंगे। डिमांड में ऐसे ही डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड बोलते थे। जब प्राइस के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स के साथ कर रहा हूं तो डिमांड। सेम यहां पे है, जब अदर फैक्टर्स के साथ कर रहा हूं तो सप्लाई, जब प्राइस के साथ कर रहा हूं तो फिर बेसिकली क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है। सप्लाई रेफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट आर प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। अलग अलग क्वांटिटीज जो दी हुई है उसको हम सप्लाई बोल देंगे। और क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई। अब ये स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है ये सिर्फ एक प्राइस के अगेंस्ट होती है। तो जब भी प्राइस के साथ कंपैरिजन हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर्स के साथ हो रहा है सप्लाई। ठीक है, नाउ वी हैव सप्लाई कर्व। सर सप्लाई कर्व क्या होगा? जो बच्चों पीछे टेबल आया, जो पीछे टैबुलर स्टेटमेंट आया, जो शेड्यूल बनाया, उस शेड्यूल से जब हम कर्व बना देते हैं तो उसको बोलते हैं सप्लाई कर्व। ग्राफ बनाना है। सप्लाई कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। जब भी शेड्यूल से ग्राफ बनाएंगे, टेबल से ग्राफ बनाएंगे, उसको सप्लाई कर्व बोल देंगे। क्या क्या दिया हुआ है? जैसे 2 प्रकार के टेबल हैं वैसे ही 2 प्रकार के कर्व्स हैं, इंडिविजुअल और मार्केट। जब आप इंडिविजुअल टेबल को प्लॉट कर देते हो बच्चों, जैसे पीछे हमने क्या लिया था? पीछे हमने लिया था बेटा जी टेबल की प्राइस है 1 2 3 4 5 लेट सपोज, और क्वांटिटी सप्लाइड है 5 10 15 20 25। प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, ऐसा है ना, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। तो फिर इस सिनेरियो में देखो कर्व कैसा बनता है। अब देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, हमेशा पूरी इकोनॉमिक्स में तुम्हें ये हेल्प करेगा। जब भी दोनों ही फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जैसे देखो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। आपको पता है ये चीज। और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलती है ना बच्चों, तो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है। तो जब भी यू सी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। जब भी यू सी एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, कर्व हमेशा नीचे की तरफ आएगा, जैसा डिमांड में होता था। तो देखो इसमें क्या था, प्राइस ले लिया 1 2 3 4 5, ये प्राइस हो गया। क्वांटिटी सप्लाइड ले लिया इधर 5 10 15 20 25।
तो जब एक प्राइस है तो सप्लाई 5 यूनिट्स की है, जब 2 हुआ तो 10 की हो गई, 3 हुआ तो 15, 4 हुआ तो 20, 5 हुआ तो 25। तो देखो कर्व ऐसा ऊपर जाता हुआ बनता है। तो सप्लाई कर्व हमेशा अगर आपसे कोई पूछे तो सप्लाई कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जाता हुआ। रीजन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, चलो जरा देखते हैं। देखो जरा क्या दिया हुआ है। इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ ऐसा दिखेगा ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। यानी कि मार्केट को आपने प्लॉट कर दिया, पहले सप्लाई ऑफ ए या सप्लाई बाय ए, सप्लाई बाय बी, फिर मार्केट को कर दिया। सिंपल है, ठीक है। बस फिर से एक छोटा सा फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। वो फैक्टर ये है कि इंडिविजुअल वाला कर्व थोड़ा स्टीप होता है। स्टीप का मतलब ऊपर की तरफ इस तरीके से, मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा फ्लैट होगा। तो मार्केट सप्लाई कर्व हमेशा फ्लैट होता है। उसका कारण है कि उसके बीच का जो चेंज है ना, जो प्रोपोर्शनेट चेंज है सप्लाई में, वो मार्केट में हमेशा ज्यादा होता है। कैसे सर, देखो इंडिविजुअल सप्लाई में चेंज कितना कितना हो रहा है। देखो यहाँ 5 का चेंज है, 5 5 5 5 का चेंज है, यहाँ देखो 10 10 का चेंज है, लेकिन इसमें देखो 15 15 का चेंज है। तो जो डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स फ्लैट होगा ना कर्व, है ना। तो अगर एग्जाम में पूछ लें कि इंडिविजुअल सप्लाई या मार्केट सप्लाई कौन सा कर्व ज्यादा फ्लैट होगा, तो आप बोलोगे मार्केट सप्लाई कर्व ज्यादा फ्लैट होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज जो है बिटवीन 2 यूनिट्स वो उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, चलो सर, मार्केट सप्लाई कर्व ऐसे बन गया। फिर लिखा हुआ है देखो, मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, इट्स फ्लैटर देन ऑल द सप्लाई कर्व्स, इट हैपेंस बिकॉज विद चेंज इन प्राइस प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट सप्लाई इज मोर। ठीक हो गया बच्चों। अब आता है लॉ ऑफ सप्लाई। सर ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, व्हाट इज दिस लॉ ऑफ सप्लाई। तो बच्चों लॉ ऑफ सप्लाई सीधा सीधा बोलता है डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रही है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रही है। इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में रिलेशनशिप दिखाना है, अदर फैक्टर्स को छेड़ना भी नहीं है, वो कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, आगे देखो क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन, एक टेबल ले लेंगे, वही 1 2 3 4 5 6, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रही है, 0 10 20 30 कुछ भी ले सकते हो, 5 10 15 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जो आप प्लॉट करोगे तो ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व बन जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई में दिखा देना। ठीक है जी, परफेक्ट। एजम्पशंस टू लॉ ऑफ सप्लाई, कि लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए क्या हमने कुछ चीजें एज्यूम करी हैं। हाँ एज्यूम करी हैं। क्या एज्यूम करा है, नो चेंज इन अदर फैक्टर्स। डेफिनेशन में पढ़ा ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। सर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, मतलब कि प्राइस ऑफ अदर गुड इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस कांस्टेंट है, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गोल सेम है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई के असम्पशंस हैं, वही कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये आया बच्चों सावधान इंडिया सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, क्या क्या रीजंस हैं कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाता है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है, इसके क्या रीजंस हैं। 3 रीजन है, तीनों में अल्टीमेटली एक ही बात छुपी है, लेकिन रीजन 3 बनाए हैं। नंबर 1 इज प्रॉफिट मोटिव। प्राइस बढ़ने से जो सबसे बड़ा कारण होता है सप्लाई बढ़ाने का, वो प्रॉफिट है। भाई प्राइस बढ़ता है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है ना। सामान अभी तक 100 रुपए का बिक रहा है, कल से 120 का बिकेगा, तो मेरे 20 रुपए फालतू बनेंगे ना। तो मैं ज्यादा बेचना चाहूंगा कि परसों फिर 100 हो गया, तो इसीलिए जब भी प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लाई तो बढ़ेगा। तो बेसिक एम ऑफ प्रोड्यूसर व्हाइल सप्लाइंग अ कमोडिटी इज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो जब भी प्राइस बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो सप्लाई बढ़ाएंगे। दूसरा, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब है बच्चों, जिस भी चीज का प्राइस बढ़ रहा होता है, जिस भी चीज का, कोई भी चीज हो, जिस भी चीज का बाबू प्राइस बढ़ रहा होता है, उसमें अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा होने लगता है। तो बहुत सारे लोग जो कुछ और काम कर रहे होते हैं, वो भी इस काम में आना चाहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनको लगता है यार यहां तो प्राइस बढ़ रहे हैं, यहां तो सप्लाई ज्यादा होगी, यहां तो बेसिकली प्रॉफिट ज्यादा बनेगा, तो वो काम छोड़ के इस काम में आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली सप्लायर्स बढ़ जाएंगे, सप्लायर्स बढ़ेंगे तो अपने आप सप्लाई बढ़ेगी। तो लिखा है, अ राइज इन प्राइस इंड्यूसेस अदर प्रोड्यूसर्स टू एंटर द मार्केट।
टू प्रोड्यूस द गिवन कमोडिटी। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं, मार्केट सप्लाई बढ़ जाती है। तीसरा, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है बच्चों, बहुत सारे लोगों ने ना अपने पास सामान स्टोर किया होता है, बचा के रखा होता है। अब भैया अगर बचा के रखा हुआ है, प्राइस बढ़ गया तो उनको दिखा प्रॉफिट बढ़ गया। देखो यहां भी प्रॉफिट था, यहां भी प्रॉफिट था, इसमें भी प्रॉफिट की बात हो रही है कि प्रॉफिट बढ़ गया। तो प्रॉफिट बढ़ गया तो दिमाग में आया यार मुझे भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो बचा हुआ स्टोर करा हुआ सामान है वो भी बाहर निकाला जाता है, बेचा जाता है कि चलो यार बेच लो, अभी तो पैसा बहुत मिल रहा है। तो अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो स्टोर किया हुआ था वो भी बाहर निकाला। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस द सेलर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है, तो उससे सप्लाई बढ़ जाती है। तो रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई में प्रॉफिट मोटिव, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, चेंज इन स्टॉक्स। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस का मतलब है बच्चों ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। तो लॉ ऑफ सप्लाई किन चीजों पे काम नहीं करता, किन में ऐसा है कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ेगा, प्राइस कम होगा लेकिन सप्लाई कम नहीं होगा। नंबर 1 इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब है बच्चों, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कल को प्राइस कम होने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फल बेचता हूं, अभी 100 रुपए किलो बिक रहा है आज, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल 80 रुपए किलो बिकेगा, तो आज मैं 95, 96, 94, 90 में भी, यानी कम प्राइस पे भी, 100 से कम पे भी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कल से तो 80 ही मिलेंगे। तो प्राइस कम करके भी कहीं ना कहीं सप्लाई तो बढ़ रही है ना। तो क्या ये लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट हो गया? लॉ ऑफ सप्लाई तो बोलता है प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, यहां तो कम होके भी सप्लाई बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इफ अ सेलर एक्सपेक्ट्स अ फॉल इन प्राइस इन द फ्यूचर, then law of supply may not hold true. In this situation, the seller will be willing to sell more even at a lower price. ठीक है। नंबर 2 है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स में क्या होता है बच्चों, एक बात बताओ मुझे। एग्रीकल्चर तो पानी पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर तो लैंड पे डिपेंडेंट है। आप कितना ही प्राइस बढ़ा लो, अगर मेरे लैंड में प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, मतलब मैं एक सीमा से ज्यादा प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो फिर कितना ही प्राइस बढ़ा लो, सप्लाई कैसे बढ़ाऊंगा भाई मैं। तो एग्रीकल्चरल गुड्स में ये बोला जाता है कि ये प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये तो कंडीशंस पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लाइमेट है, वाटर है, इरिगेशन फैसिलिटीज है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं बच्चों। तो इसमें क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चरल गुड्स में प्राइस बढ़ा के सप्लाई तो नहीं बढ़ने वाला। लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स एज देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट। ठीक है। नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। अब बच्चों पेरिशेबल का मतलब जल्दी से खराब होने वाले। तो आप देखो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो फ्रूट सेलर होते हैं, वेजिटेबल सेलर होते हैं, ये अपने फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को जल्दी से बेच के जा रहे होते हैं फटाफट रात के टाइम, क्योंकि उन्हें पता है कल इसका कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे रात को वो कम रेट पे भी ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं कि यार माल निपटा दो, क्योंकि अगर बचाया तो ये फ्रूट सरवाइव नहीं करेगा कल तक। उनको पता होता है कि कल इतना भी पैसा नहीं मिलेगा, तो रात को सस्ते में भी सप्लाई बढ़ा रहे होते हैं, वो फटाफट बेच रहे होते हैं। तो ये भी लॉ ऑफ सप्लाई से बाहर हो गया। रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स का मतलब बच्चों जो चीजें है ही रेयर, है ही कम, नाम में ही है, तो प्राइस बढ़ने से इनकी सप्लाई कैसे बढ़ाओगे? कोहिनूर डायमंड एक ही है, मोनालिसा की पेंटिंग लिमिटेड है, कैसे बढ़ाओगे उनकी सप्लाई प्राइस बढ़ने से? तो ये भी नहीं बढ़ सकती। ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा बैकवर्ड कंट्रीज। अब बैकवर्ड कंट्रीज आप देखो, बहुत सारी बैकवर्ड कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है, वहां तुम प्राइस बढ़ा लो नहीं बढ़ेगी सप्लाई उनकी। क्यों? क्योंकि उनके पास है ही नहीं रिसोर्सेज। तो बैकवर्ड कंट्रीज भी एक्सेप्शंस होती हैं लॉ ऑफ सप्लाई का। तो लॉ ऑफ सप्लाई में बच्चों ये सारी चीजें काम नहीं करती। ठीक हो गया। अब बच्चों जी जो आज हमें टॉपिक सबसे पहले खत्म करना है वो है मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट और शिफ्ट वाला टॉपिक आपने डिमांड में भी पढ़ा था, वही सेम टॉपिक यहाँ पे है, बस थोड़ा सा वे ऑफ लर्निंग चेंज हो जाएगा। ठीक है। आ जाओ, हेडिंग डालना अपने पास, चेंज इन सप्लाई। कभी भी सप्लाई में बदलाव देखने को मिल रहा है, यानी सप्लाई बढ़ रही है या सप्लाई कम हो रही है, तो आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। इसके अंदर बेटा जी दो चीजें हो सकती हैं कि सप्लाई में जो चेंज हुआ वो ड्यू टू चेंज इन प्राइस हुआ, कि प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है, पूरा लिख देता हूं प्राइस, या फिर ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। बच्चों
अदर फैक्टर्स में आपने 5 फैक्टर पढ़े हुए हैं, है ना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो मल्टीपल फैक्टर्स आपने अदर फैक्टर्स में पढ़े हुए हैं। तो अगर खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है तो देखना है, और अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा है तो देखना है। तो बच्चों अगर खुद के प्राइस की वजह से, खुद के प्राइस की वजह से हो रहा है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोलोगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो अगर प्राइस की वजह से बदला तो क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर्स की वजह से बदला तो सप्लाई। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ग्राफिकली इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकली इट विल बी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, सॉरी, अलोंग द सप्लाई कर्व। तो जो ग्राफिकली होगा बच्चों वो मूवमेंट होगा सप्लाई कर्व में, और यहां पे क्या होगा? ग्राफिकली देयर विल बी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तो है मूवमेंट होना, एक होता है पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाना। तो देखो क्या है, चेंज इन सप्लाई दो तरीके से हो सकती है, ईदर ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। अगर प्राइस की वजह से है तो उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं, अदर फैक्टर्स की वजह से है तो उसको चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। ग्राफिकली इसको हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बोलते हैं, ग्राफिकली इसको हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, अब जो मूवमेंट होता है वो कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। एक को बोलेंगे एक्सपेंशन और दूसरे को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और जो शिफ्ट है उसको एक को बोलेंगे इंक्रीज और एक को बोलेंगे डिक्रीज। एक्सपेंशन का मतलब सप्लाई का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सप्लाई का कम होना, इंक्रीज का मतलब सप्लाई का बढ़ना, डिक्रीज का मतलब सप्लाई का कम हो जाना। लेकिन यहाँ पे चेंज ड्यू टू प्राइस आ रहा है और यहाँ पे चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स आ रहा है। ठीक है, आओ अब आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये वाला पार्ट देखते हैं, इधर वाला लेफ्ट वाला, जहां पे चेंज प्राइस की वजह से आएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस पहले 5 था अब 10 हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी पहले 100 थी अब 200 हो गई। तो देखो जो सप्लाई बढ़ी है वो प्राइस की वजह से बढ़ी है। और अगर इसका उल्टा कर दें, पहले 10 था अब 5 हो गया, पहले 200 थी अब 100 हो गई, क्योंकि प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। तो चेंज बच्चों अगर प्राइस की वजह से आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, पहले वाले को क्या बोलोगे? ये है एक्सपेंशन जब बढ़े, ये है कॉन्ट्रैक्शन जब घटे। अब इसको कर्व पे कैसे दिखाओगे? अगर मुझे कर्व बनाना हो तो दोनों के ही कर्व बना के देखेंगे। यहाँ पे प्राइस है 5, 10, ये प्राइस है, और क्वांटिटी सप्लाइड ऐसे ले लो 100, 200, ये सप्लाई ले रहा हूं मैं इधर। ठीक है, देखो पहले 5 पे 100, तो पहले ये पॉइंट है, पॉइंट ए, उसके बाद 10 पे 200, अब ये पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी। तो कर्व ऐसा बनेगा और आप देख रहे हो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है पॉइंट, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और ये मूवमेंट किसकी वजह से हुआ है? प्राइस की वजह से। इधर अगर मैं चेक करूं तो 5, 10 ये प्राइस है, 100, 200 ये सप्लाई है। तो अगर 10 पे 200, 10 पे 200 ये आया, दिस इज पॉइंट ए। 5 पे 100, दिस इज पॉइंट बी। कर्व तो अभी भी ऐसा ही है, कर्व तो सप्लाई कर्व पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो वैसे ही जाएगा, लेकिन मूवमेंट जो हुआ है इस बार नीचे की तरफ हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना एक्सपेंशन को हम लोग अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं।
तो ऑलवेज रिमेंबर एक्सपेंशन इज अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इज डाउनवर्ड मूवमेंट। प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाइड एक बार बढ़ रही है और प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाइड एक बार कम हो रही है। एक बार शुरू से देखो, मैंने क्या लिखवाया था कि अगर सप्लाई चेंज हो ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो उसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, अगर प्राइस के साथ सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सपेंशन, प्राइस के साथ सप्लाई कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन। और देखो मूवमेंट ए से बी, बी से ऐसे दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया? ओके चलो सर, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब इधर चलते हैं। अब देखो यहां क्या है, यहां पे प्राइस नहीं होगा, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई में चेंज आएगा। यानी प्राइस तो कांस्टेंट रहने वाला है, अदर फैक्टर की वजह से चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस पहले भी 10 अब भी 10, लेकिन सप्लाई 100 से 200 हो गई। सिमिलरली प्राइस पहले भी 10 अब भी 10, लेकिन सप्लाई 200 से 100 हो गई। तो एक बार सप्लाई बढ़ रही है, एक बार सप्लाई कम हो रही है, ये ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स हो रही है। सपोज बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, सप्लाई बढ़ जाएगी, कम टेक्नोलॉजी आई, सप्लाई कम हो जाएगी। तो अदर फैक्टर की वजह से प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस वही 10-10 है। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा? तो बच्चों जी यहां पे ले लो प्राइस 5, 10 ये प्राइस है, सप्लाई 100, 200 ये हमारे पास सप्लाई। इधर भी अगर देखा जाए तो प्राइस हो गया हमारे पास 5, 10 ये प्राइस है, सप्लाई 100, 200 ये हमारे पास इधर सप्लाई है। ठीक है, अब देखो बच्चों पहले 10 पे 100 यानी सप्लाई यहां पे है। अभी प्राइस अभी भी 10 है लेकिन सप्लाई 200 हो गया है। इसका मतलब पहले जो सप्लाई कर्व है वो इस पॉइंट से होके गुजरेगा, क्योंकि सप्लाई कर्व होता तो अपवर्ड ही है ना। फिर सप्लाई कर्व इस पॉइंट से होके गुजरेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा सप्लाई कर्व ही इधर शिफ्ट हो गया है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, SS से SS डैश हो गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज। तो इंक्रीज का क्या मतलब है? राइटवर्ड शिफ्ट। मैंने बोला था ना पॉइंट्स पे मूवमेंट नहीं होगा, इस बार पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी प्राइस कांस्टेंट रहता है, अदर फैक्टर की वजह से चेंज होता है बच्चों, तो पूरा पूरा कर्व ही शिफ्ट होता है। ठीक है, अब इधर देखो प्राइस जो है पहले 10 पे 200, तो यहां पे सप्लाई कर्व है। अभी इसी 10 पे 100 ये वाला, तो पहले सप्लाई कर्व इधर था, अब सप्लाई कर्व इधर है, तो पूरा का पूरा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। पहले SS था, अब SS डैश, तो पूरा पूरा कर्व ही लेफ्टवर्ड आ गया। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? डिक्रीज को हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक राइटवर्ड शिफ्ट था, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज होता है तो मूवमेंट होगा बच्चों, और जब भी अदर फैक्टर्स की वजह से होगा तो शिफ्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन, ये हो गया, ये भी हो गया। आओ मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दूं। देखो क्या लिखा है बच्चों, आजा यार, तू भी स्लो हो गया है, तेरा साबुन स्लो क्यों हो गया है? देखो जी क्या आ रहा है। सबसे पहले मूवमेंट, मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, इसको हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, यहाँ चेंजेस लगा लेना, चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ग्राफिकली इसको मूवमेंट की तरीके से दिखाते हैं। तो मूवमेंट डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है। अपवर्ड को एक्सपेंशन बोलते हैं, डाउनवर्ड को कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉर्टेड। नेक्स्ट क्या है? मूवमेंट देखो, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन में क्या है? अपवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट। मैंने आपको ज्यादा बेटर कर्व्स बना के दिखाए हैं, वही बना के आना एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद बच्चों अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट आपको मैंने दिखाई दिया, इसमें कुछ खास नहीं है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। ठीक है, चलो जी। एक्सपेंशन के लिए अब देखो ये बोल रहा है पूरा प्रॉपर, इट रेफर्स टू राइज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। जब क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ने की वजह से, इसको अपवर्ड मूवमेंट बोलेंगे। एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं। इसने प्राइस 20 से 25, 100 से 150 कोई भी ले सकते हो, जो मैंने टेबल बनाया वो वाला भी यूज कर सकते हो एज इट इज।
सही है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन पे चलूं तो फॉल होगा क्वांटिटी सप्लाइड में, कम होगा, गिरेगा क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीज इन प्राइस की वजह से, तो नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, राइट। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। चलो सर, अब शिफ्ट आ गया बच्चों। शिफ्ट कब होता है? शिफ्ट अदर फैक्टर्स की वजह से, जब सप्लाई चेंज होती है, यानी प्राइस इज कांस्टेंट, सप्लाई चेंज होगा बट ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, तो उसमें हम बोलते हैं शिफ्ट। व्हेन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन द प्राइस, इट इज नोन एज चेंज इन सप्लाई। इसको ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं? शिफ्ट के तौर पे। अब शिफ्ट कैसे कैसे हो सकता है? प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज हो जाए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो जाए, बहुत सारे जितने भी अदर फैक्टर शुरू में डिटर्मिनेंट्स में पड़े थे ना, प्राइस को छोड़ के, उन सब में से किसी में भी चेंज आएगा तो शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब शिफ्ट में दो तरीके से हो सकता है, इंक्रीज यानी राइटवर्ड, डिक्रीज यानी कि लेफ्टवर्ड। तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। डन सर, ये भी क्लियर है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसमें कुछ नहीं है। ये टेबल भी, चार्ट भी मैंने आपको पूरा बनवा दिया। Then we have increase in supply. It refers to rise in supply due to any factor other than the price. देखो प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई बढ़ रहा है, तो कर्व पूरा का पूरा राइट में शिफ्ट करेगा। ओके, अब कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों, पूरा वीडियो शूट कर दिया और आपने देखा माइक बंद हो गया। तो समटाइम्स इट हैपन्स कि आपने वीडियो शूट करा और आपका माइक बंद हो गया, तो ऑडियो नहीं आ पाता। कोई बात नहीं, रीशूट करेंगे। अब मार्केट कल पढ़ाऊंगा और क्या, आज इसी को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे सामने अब जो कॉन्सेप्ट है वो है डिक्रीज इन सप्लाई। ये भी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। डिक्रीज इन सप्लाई में आपने क्या देखा था कि जब सप्लाई कम हो जाए अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस कांस्टेंट है ना, तो कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ऑलराइट, इसके बाद आता है बेटा जी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आ जाओ सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आ जाते हैं। व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? खुल जा भाई, 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 आ जाओ, आ जाओ। आइए जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जैसे बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता था, ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या है बेटा जी कि अल्टीमेटली प्राइस के चेंज होने की वजह से, डेल्टा प्राइस का मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से कितना सप्लाई में चेंज होता है, अगर इसको हमें एक नंबर में बताना हो। अब हमें ये तो जान लिया लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, पर कितना, अगर वो चेंज देखना हो, कितना परसेंट चेंज, 10%, 20%, 30%, 40%, वो चेंज देखने के लिए बच्चों हमें देखना पड़ेगा इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है बच्चों कि कितना चेंज हो रहा है सप्लाई प्राइस की वजह से, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं बच्चों जी मेनली। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। सर ये तो बिल्कुल सेम डिमांड जैसा ही है, बिल्कुल सेम डिमांड जैसा है बच्चों। परसेंटेज मेथड क्या है हमारे पास? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब सर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकलता है? ये कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। और ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है? डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? Q1 माइनस क्यू। डेल्टा पी कैसे निकलेगा? P1 माइनस पी, ठीक है। तो अगर मुझे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना हो तो दिस इज द वे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऐसे निकलेगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऐसे निकलेगा, ठीक है।
लो सर ये Q का मतलब क्या है? Q का मतलब न्यू क्वांटिटी, खाली Q है तो ओल्ड क्वांटिटी। P1 का मतलब न्यू प्राइस, खाली P है तो ओल्ड प्राइस। सर ये तो सेम डिमांड जैसा है, बिल्कुल सेम। ठीक हो गया बेटा। अगर प्रोपोर्शनेट मेथड लगाना हो, इसमें सीधा सीधा आता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q। ठीक हो गया बच्चों जी। तो ये हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। डेल्टा का मतलब चेंज, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, Q1 माइनस Q। डेल्टा P का मतलब प्राइस में कितना चेंज आया, P1 माइनस P। 1 का मतलब न्यू और 0 का मतलब ओल्ड, इस बात का ध्यान रखना है। तो डेल्टा Q इज Q1 माइनस Q, डेल्टा P इज P1 माइनस P। ऑल राइट, चलो सर हमें परसेंटेज मेथड भी समझ में आ गया, हमें प्रोपोर्शनेट मेथड भी समझ में आ गया, और हमारे लिए चीज़ें बहुत सिंपल, बहुत इजी हो गई हैं। राइट, चलो सर आ जाओ जी। क्या लिखा है सबसे पहले? प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कितना चेंज हो रहा है सप्लाई विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर 2 है, इसका मतलब है कि अगर 1% फॉल इन प्राइस है तो उससे 2% फॉल इन सप्लाई होगा। ठीक है, मतलब जस्ट डबल, सीधी सीधी सी बात है। चलो जी, परसेंटेज मेथड आ गया, ये भी मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी हम लिख चुके हैं सब। प्रोपोर्शनेट मेथड आ गया, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे लिखा हुआ है इलास्टिसिटी इज अ यूनिट फ्री मेजर। यूनिट फ्री का मतलब बच्चों आंसर सीधा 2, 3, 4, 5, 6 होता है, कोई यूनिट नहीं होती इलास्टिसिटी की। ठीक है, देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज पॉजिटिव, इसका हमेशा पॉजिटिव साइन रहने वाला है। ये भी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो एक नेगेटिव साइन आता था ना, वो नेगेटिव साइन इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता था। यहाँ तो कोई इनवर्स रिलेशनशिप है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव रहता है। कितने प्रकार की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो सकती है? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। आओ जरा, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज। बच्चों अल्टीमेटली ना 5 होती हैं, लेकिन 2 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहला होता है इलास्टिसिटी जब 1 हो, इसका मतलब जितना चेंज प्राइस में उतना ही चेंज सप्लाई में भी, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, इसका कर्व कैसा होता है? इसका कर्व बिल्कुल सेंटर में होता है, ऐसा। ठीक है, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, इसको बोलते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक। ठीक है, एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। बस कर्व दिमाग में रखना, परफेक्टली इलास्टिक में कैसा होता है? इस तरीके का कर्व। ठीक है, उसके बाद हाईली इलास्टिक में कैसा होता है? इसमें थोड़ा फ्लैट होगा बच्चों, लगभग कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनफाइनाइट, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है जितना फ्लैट होता है ना उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है। राइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1, इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0, ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ये इस तरीके का होता है, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0। तो 0 में बच्चों पैरेलल टू y एक्सिस होता है, इनफाइनाइट में पैरेलल टू x एक्सिस होता है, बाकी सेंटर में रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी मैं आपको एक एक बार अभी दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें मैं आपको ये बताऊं, ये भी इमेजिनरी है,
परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि प्राइस में बहुत माइनर सा चेंज है, बहुत माइनर सा, ना के बराबर, और सप्लाई में इनफाइनाइट चेंज हो गया, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब प्राइस में बहुत बड़ा चेंज है लेकिन सप्लाई में चेंज ही नहीं हो रहा। प्राइस में बहुत बड़ा चेंज है, सप्लाई में चेंज ही नहीं हो रहा, जीरो। ये भी रियल लाइफ में नहीं होता। यानी ये कांस्टेंट है। देखो, प्राइस चाहे बढ़ा लो चाहे कम कर लो, इधर प्राइस लेते हैं ना, चाहे कम कर लो चाहे ज्यादा कर लो, ये कांस्टेंट है। क्वांटिटी सप्लाइड यहीं पे रुकी हुई है, हिल ही नहीं रही, कांस्टेंट है। इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। यहां पे देखो, हल्का सा भी प्राइस में, पहले ये था, हल्का सा नीचे आया तो सप्लाई यहां से बढ़ के यहां चला गया या यहां चला गया, तो क्वांटिटी इसमें बहुत तेजी से चेंज होती है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिसिटी 1 का मतलब होता है बच्चों, जितना प्राइस में चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज, जितना प्राइस में चेंज उतना सप्लाई में चेंज, बराबर। इसको बोलते हैं यूनिटरी। मोर देन 1 का मतलब सप्लाई में ज्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है। लेस देन 1 का मतलब प्राइस में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में थोड़ा सा कम चेंज है। ठीक है, अगर इन सबको एक साथ बनाऊं एक ही जगह पे, तो कर्व कैसे होंगे बच्चों? देखो, ये हो गया हमारे पास सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जितना ज्यादा फ्लैट उतना ज्यादा इलास्टिक। तो ये तो बिल्कुल ही स्टीप है, इलास्टिसिटी 0, ये इलास्टिसिटी लेस देन 1, ये बराबर टू 1, ये ग्रेटर देन 1, और ये इनफाइनाइट। ऐसा होता है बच्चों, देखो। ठीक है, ओके। इधर प्राइस लेते हैं और इधर क्वांटिटी सप्लाइड लेते हैं। ये आपको कर्व्स आने चाहिए। फ्री हैंड भी आप एग्जाम में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, जितना ज्यादा फ्लैट होता चला जाएगा उतनी इलास्टिसिटी बढ़ती चली जाएगी। परफेक्ट, परफेक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। डन है जी, डन सर। सबसे पहले आ रहा है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब जब इनफाइनाइट सप्लाई हो जाए और प्राइस बहुत माइनर सा चेंज हो। देखो, इनफाइनाइट सप्लाई, राइट। देखो, प्राइस 30 30 30, बहुत माइनर सा चेंज है, सप्लाई 100 200 300, तो ऐसा कर्व बनता है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, प्राइस में बहुत चेंज हो रहा है, सप्लाई स्टिल है वहीं पे। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब जिसमें इलास्टिसिटी मूवमेंट होगा ही नहीं, एक ही जगह टिक गई क्वांटिटी। When the supply does not change with the change in price, इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। उसके बाद क्या आ रहा है बच्चों जी? हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब ग्रेटर देन 1। देखो, प्राइस में कम चेंज है, सप्लाई डबल हो गया, प्राइस 10 से 15 कम बढ़ा, लेकिन सप्लाई एकदम तेजी से बढ़ा, डबल हो गया। When percentage change in supply is more than percentage change in price, इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब बच्चों, प्राइस में ज्यादा चेंज होगा, सप्लाई में कम चेंज होगा। चेंज तो होगा लेकिन कम होगा। देखो, यहाँ ऑलमोस्ट 10 से 15, आधे से बढ़ा है, यहाँ पे 100 से 120, 20% से बढ़ा है सिर्फ। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक मतलब बराबर, ये 10 से 15, ये 100 से 150, दोनों में चेंज बराबर बराबर का है, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिटरी इलास्टिक। आई होप आप लोगों को सारी ही काइंड्स ऑफ सप्लाई समझ में आई, इलास्टिसिटी समझ में आई। सारे के सारी इलास्टिसिटीज देख ली, फॉर्मूलाज देख लिए हमने, बहुत सारा थ्योरी पोर्शन भी खत्म करा और इसी के साथ सप्लाई भी खत्म।